तो आज हम बात करेंगे वास्तविक और आभासी गहराई में संबंध की। देखते हैं कि किस तरह से आप इसे कर सकते हैं बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। और जैसे कि एक बात ये जानने की हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, तो हम देखते हैं कि जैसे एक गिलास है और उसमें पानी भर दें और एक सिक्का उसमें डाल दें, तो सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो सिक्का जो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, हम उसमें ये जानेंगे कि आखिर ये सिक्का ऊपर क्यों उठा हुआ दिखाई देता है और इसका कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका आभासी गहराई क्या है, वास्तविक गहराई क्या है, ये चीज हमें जानना है। और सबसे पहले जो हम इस पे बात करेंगे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की, जो कि देखिए ये अगर दो समांतर रेखाएं हैं, कहीं भी दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें एक तिरछी रेखा ऐसे काट रही है या कोई भी रेखा ऐसे काट रही है, तो ये बनता है एकांतर कोण। क्या बनता है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहली बात कि दो समांतर, अब ये ऐसे बना हो तब भी बराबर, ये ऐसे बना हो, क्या कह सकते, ऐसे बना हो तब भी बराबर। अच्छा, बात तो वही है, बात तो वही है ना, ऐसे बना मतलब कुल मिलाकर के दो समांतर रेखाओं को एक रेखा अगर काट रही है, तो चाहे वो यहाँ यहाँ का कोण हो, चाहे ऐसे यहाँ यहाँ का कोण हो, है ना। और क्या बना सकते हैं भाई, और क्या बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, हाँ, यहाँ यहाँ का कोण, यहाँ यहाँ का, ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो कि इसे कहा जाता है एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये लगेगा और एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि अगर कहीं ऐसे एक्स टाइप का बन रहा है, तो ये कोण इसके भी बराबर होता है। इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये और ये कोण आपस में बराबर होता है, इसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। और इन्हीं दोनों कोणों का उपयोग करके हम जो है वास्तविक और आभासी गहराई में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक और आभासी गहराई में संबंध। वास्तविक एवं आभासी गहराई में संबंध का, वास्तविक एवं आभासी गहराई में संबंध का आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक, वास्तविक और आभासी गहराई में संबंध। सबसे पहले जानेंगे, देखिए जैसे ये मान लेते हैं कि एक द्रव है, जल है, और ये जल की सतह से यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है। तो जल की सतह से वस्तु की गहराई को, जल की सतह से यानी द्रव की सतह से, या कह सकते सतह से द्रव की सतह से वस्तु की गहराई, वस्तु की जो गहराई होगी उसे हम लोग वास्तविक गहराई कहेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम जो है रियल डेप्थ कहते हैं, वास्तविक गहराई कहते हैं। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वा से वस्तु, वा से वास्तविक गहराई, यानी वस्तु की गहराई को क्या कहेंगे? वास्तविक। क्लियर है? वस्तु की गहराई को वास्तविक है। अब होता क्या है? होता ये है आसानी से देखिए, होता ये है कि जब यहाँ पर ये जैसे द्रव भर दिया जाता है और यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से कोई देख रहा है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे देख रहा है, तो होता है कि जब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो इस अभिलंब से क्या होती हैं? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब से क्या होती हैं? दूर हट जाती हैं और ऐसे हमारे आंखों में यहाँ पर प्रवेश करती हैं। अब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आंख की या प्रवृत्ति होती है कि वो सीधे देखता है, सीधे। आंख की नहीं, प्रकाश के कारण ही होता है। देखिए, तो प्रकाश की वजह से होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश यहाँ पर ऐसे चूंकि मुड़ गया है, तो आंख की टेंडेंसी होती है कि इसको सीधा करके देखता है, जिससे इस वस्तु का यहाँ एक प्रतिबिंब दिखाई देता है और हमें द्रव में डूबी हुई वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे शीशे का ग्लास है,
ऐसे शीशे का ग्लास है, ये उसकी पेदी है, अभी इसमें पानी भर दे, पेदी ये मोटा दिखाई देगा। एक गिलास है, पेदी ये है, इसमें पानी भर दो तो पेदी मोटा दिखाई देगा। कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? कारण यही कि उस वस्तु से, उस तेजी से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल में प्रवेश करेंगी तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी। अब प्रकाश की टेंडेंसी है कि हम उसको ऐसे मोड़ करके नहीं देख पाएंगे, यानी आंख की टेंडेंसी है तो आंख जो है उसको सीधा करके देखता है और वस्तु का उसे ऊपर एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे वस्तु जो है हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है कि जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। द्रव की जो पेदी होती है वो हमें जो है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इस तरह से। अब वास्तव वस्तु की गहराई को वास्तविक गहराई और इस प्रतिबिंब की गहराई को हम क्या कहते हैं? आभासी गहराई। प्रतिबिंब की गहराई को आभासी गहराई। अभी तक का दोस्तों हम लोग को डिफाइन कर चुके हैं कि वास्तविक और आभासी गहराई क्या है। अब हम इसके डेरिवेशंस करेंगे कि वास्तविक और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है। तो एक सिंपल सा साफ सा डेरिवेशन बनाते हैं, मतलब सही फिगर बनाते हैं। डेरिवेशन तो करना है, डेरिवेशन तो करना है। ये देखिए, ये फिगर बनाते हैं। देखिए, ये हमने अभिलंब ड्रॉ कर दिया, ये फिगर बना, ये अभिलंब ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ लिखो चलो, ये देखो, ये अभिलंब ड्रॉ कर दिया। यार छी मास्टर, मास्टर क्या कर रहा है मास्टर? फिर से, या ये बना, तो ये अभिलंब है। और यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण इस अभिलंब पे आके पड़ी, वस्तु से चलने वाली प्रकाश अभिलंब को। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा ऐसे। फिर इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो जिस जगह पर ये जा करके मिलेगा वहीं पर इसका एक प्रतिबिंब बनेगा, आई। यहाँ ऐसे मिला दी। वस्तु की गहराई को हम लोग कहेंगे आभासी, सॉरी वास्तविक गहराई, और प्रतिबिंब की गहराई तो कहेंगे आभासी गहराई। एक को हमने लिख दिया यच ओ और एक को लिख दिया यच आई। अब देखो इसे नाम दे ए बी ओ आई, ठीक है। यहाँ पर आपका बी हो गया। अब हम अगर देखेंगे कोर के बारे में, हम थोड़ा सा चर्चा करें, कोर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कोर किस तरह से बनेगा। ये लाइन तो ऐसे था कि प्रकाश ऐसे जाता, लेकिन ऐसे ना जाकर के ऐसे हो। अब देखिए, अब देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ से जब ऐसे प्रकाश जो है रिपीट भी हो रही हैं, ऐसे चल रही हैं, है ना, इस तरह से आ रही हैं। अब हमें इसमें कोर दिखाना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है पूरा कोड एक इस के साथ यहाँ पर पूरा कोड मान लेते बन गया थीटा 1। तो इस पूरे कोड के साथ ये जो पूरा कोड है ये भी कितना हो जाएगा? थीटा 1। क्यों? अभी बताया हूँ लेक्चर के शुरुआत में कि ये शीर्षा यूं देखो, अगर मैं बाहर निकालू जूम करके, ऐसे है, एक लाइन ऐसे गया है और एक लाइन ऐसे गया है। अगर मैं इस लाइन को दिखाऊं तो मैं, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का बात हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का बात हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये शीर्षा बिंदु कोण है, इसको मिटा दो पूरा। तो ये क्या दिखा? अब दिखा एकदम शीर्षा बिंदु कोण है, और शीर्षा बिंदु कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ थीटा 1 में मानूंगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? थीटा 1 हो जाएगा। आप I1 R1 आई आर कुछ भी मान सकते हैं, मैं थीटा 1। इसके बाद देखिए अगर मैं कहूं कि यहाँ पर, यहाँ बीच में एक कोण जो है, बीच में भी एक कोण बन रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का तो कोण इतना हो गया। अच्छा, अब देखो इसी कोण से एक और बात निकालने कि ये पूरा का पूरा कोण अगर थीटा 1 है, पूरा का पूरा कोण अगर थीटा 1 है, तो यहाँ से देखो अगर मैं ऐसे देखो यहाँ, यहाँ इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो अगर ये पूरा थीटा 1 है तो ये भी कितना होगा? थीटा 1 होगा। ये भी पूरा थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये भी पूरा थीटा 1 हो जाएगा। कैसे थीटा 1 हो जाएगा? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अब ये बन रहा है एकांतर कोण, इसको भी बाहर निकालने, ऐसे देखो, हमने कहा ऐसे कहीं फिगर रहेगा, इसे कहेंगे एकांतर कोण, और ये पूरा अदर थीटा 1 हो गया है। तो इसके एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा? थीटा 1 हो। क्लियर है? अब इसके बाद जो हम लोग क्या करें, यहाँ देखिए अगर ये मान लो बस इतना कोड ये आप जो क्लियर आ रहा था इसके साथ, ये थीटा 2 है, तो इसके अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा? थीटा 2 हो जाएगा। दिखाओ वैसे, ये देखो ये जो मिटाया वही ध्यान देना, जो मिटाई
ये वाला कोण था। अरे सर बेटा, अब देखो ये ऐसे था, ऐसे गया, तो यहाँ अगर मैं मान लिया थीटा वन है, तो इसके एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। अगर ये थीटा टू है तो सॉरी, यहाँ मैं थीटा वन बोल दिया था। अगर मैं इसे थीटा टू मानता हूं तो ये भी थीटा टू। ये पूरा अगर थीटा वन है तो इसके एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा। कोण में ही खास बात है, कोण समझ गए सब आ जाएगा समझ। फिर से एक बार, ऐसे था, यहाँ अगर थीटा वन तो यहाँ थीटा वन, इसके एकांतर कोण से यहाँ थीटा वन, फिर यहाँ बीच में एक लाइन सा, अगर यहाँ थीटा को हमने माना है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा टू। सब एकांतर कोण का खेल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं, उसके बाद तो डेरिवेशन चुटकियों में खत्म हो जाएगा। कैसे हम चलेंगे, ट्रायंगल ए बी ओ में चलो। ट्रायंगल ए बी ओ में टेन थीटा, यहाँ पर क्या माना था हमने, टू। हाँ, टेन थीटा टू हमने माना था, तो ये टेन थीटा टू इक्वल टू लंब ए बी और आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक का एच ओ। अब टेन थीटा टू को मैं थीटा टू लिख सकता हूँ, यहाँ ए बी बटे एच ओ हो जाएगा। इसे समीकरण एक बना लीजिए। इसके बाद फिर चलेंगे ट्रायंगल ए बी आई में। ट्रायंगल ए बी आई में चलेंगे, तो इसमें भी वही काम करना है। टेन थीटा वन बराबर लंब आपका है ए बी। लंब देखिए क्या है, इस ट्रायंगल में लंब ये है ए बी, और आधार आपका है यहाँ पर एच आई। तो टेन थीटा वन को थीटा वन मान लो, ए बी बटे एच आई, और ये आपका जो है समीकरण दो बन गया। समीकरण एक और दो को अगर हम डिवाइड करेंगे, समीकरण एक बटे दो करेंगे, अगर समीकरण एक बटे दो करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा टू अपॉन थीटा वन बराबर ए बी बटे एच ओ, और यहाँ ए बी बटे एच आई। ये कटेगा, ये अंदर अंदर ये बार बार मल्टीप्लाई हुआ, तो थीटा टू अपॉन थीटा वन इज इक्वल टू एच आई बटे एच ओ। कैलकुलेशन कर लेना, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, ए बी कटेगा, एच आई बटे एच ओ बचेगा। अब जो ये आया है थीटा टू अपॉन थीटा वन, अगर हम देखेंगे तो इसे हम थीटा वन बटे थीटा टू भी लिख सकते हैं, एच ओ बटे एच आई भी लिख सकते हैं। मतलब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, थीटा वन बटे थीटा टू इज इक्वल टू एच ओ बटे एच आई, या यहीं पे डिवाइड कर देते, 1/2 करने की जगह पे 2/1 कर देते। जैसे भी कोई मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिस ट्रायंगल में चले। ध्यान बस रहे कि यहाँ पर कौन आपतन कोण है और कौन आपका यहाँ पर अपवर्तन कोण है। तो ये देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ यहाँ अगर इस वाले सिरे से देखेंगे तो यहाँ अभिलंब से दूर हट रहा है, ये अपवर्तन कोण हो गया, और ये वाला आपका आपतन कोण हो गया। अगर मैं इसे आपतन कोण आई मानता हूँ थीटा टू को, तो यहाँ पर भी आई और आर ही है। यानी ये कोण अगर मैं आई आर मानता तो ये आई आर के क्रम में है। और हम जानते हैं कि अगर अपवर्तनांक की बात हो रही है तो स्नेल का नियम लगा सकते हैं। स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन टू बटे एन वन, या फिर लिख सकते हैं अपवर्तनांक एन। अब देखिए, ये जो आई आर है इसे मैं थीटा वन अपॉन थीटा टू मान सकता हूँ, मतलब कोण यहाँ थीटा वन थीटा टू मान, आई आर ही माना होता ज्यादा अच्छा रहता है। चलो आई आर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन आई को आई, साइन आर को आर, चलो मैं कोण को थीटा वन और थीटा टू मान लेता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा वन को थीटा वन लिखेंगे, साइन थीटा टू को थीटा टू लिखेंगे, यन लिखेंगे, इसकी वैल्यू वहां से पुट कर देंगे, एच ओ बटे एच आई बराबर आपका यन आ जाए, एच ओ बटे एच आई इक्वल टू आपका यन। ये सर आई आर वाला आप जो थीटा वन थीटा टू माने हैं वो नहीं समझ में आया। और कैसे टेन ये थीटा टू हो गया, साइन ए, तो कोण बहुत छोटे होते हैं तो टेन थीटा को बस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को केवल थीटा लिख सकते हो। बस कंफ्यूजन ये आई आर में, उसको चेक कर लेना एक बार तुम खुद से ही, कि यहीं से मान लो प्रकाश किरण आ रहा है तो ये आपतित किरण इसको मान लो, और इसे अभिलंब मान लो। आपतन कोण आई दिखा दो, ये आई है तो ये पूरा आई हो जाएगा, जिससे यहाँ आई हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपवर्तन को ऐसे अभिलंब ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे झुक जाएगा अभिलंब की ओर। अगर यहाँ सपोज करोगे तो अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा, और क्या, और यहाँ आर मानेंगे तो इसके एकांतर कोण से यहाँ आर हो जाएगा। और सबसे सिंपल के सब बात इमेज के साथ आई, और जो बचेगा वो आर। देखो इमेज इमेज आई है तो एंगल आई मान लो, यहाँ अपवर्तन कोण आर मान लो,
आई आर दिखा दो और फिर आई आर के टर्म में यहाँ आ जाएगा, आई आर के टर्म में लिख देना, जैसा तुम लोग करना चाहोगे। थीटा 1 थीटा 2 मान कुल मिला के याद रखना बस, ये कोण इसके बराबर तो एकांतर कोण से ये इसके बराबर, ये कोण एकांतर कोण से इसके बराबर, फिर ये tan थीटा लगा देंगे, लंब बटे आधार, और वहां से कोण छोटे हैं tan वाइन को छोड़ देंगे, साइन वाइन को छोड़ देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और वास्तविक आभासी गहराई में संबंध आ गया। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इन सबका ध्यान नहीं देना है। न्यूमेरिकल में केवल अपूर्णांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, और कभी अगर नीचे से बाहर देख रहे हैं तो आभासी गहराई बटे मतलब दोनों में ध्यान देना कि कब वास्तविक बटे आभासी, कभी आभासी बटे वास्तविक भी हो जाएगा। उसमें इस बात का ध्यान देना है कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला बाहर है, अंदर देख रहा है, कि अंदर है ऑब्जर्वर और बाहर देख रहा है, उस हिसाब से हमें इसको बदल देना है, ऊपर नीचे कर देना है। थैंक यू दोस्तों।